वो बात करेंगे हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स की। एक्वाटिक एनिमल्स किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं उनके अंदर, यानी एक्वाटिक एनिमल्स में पर्टिकुलरली जो फिशेस हैं आपकी, या कोई स्टार फिशेस हो गए, एक दूसरा काइनोडर्मेट्स, इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, वो अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करवाते हैं। कुछ चीजें बच्चे बात याद रखिएगा कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब नहीं समझ पाते कि ऑस्मो रेगुलेशन कहते किस चीज को है। तो ऑस्मो रेगुलेशन पहले समझ लेते हैं कहते किस चीज को है। देखो बेटा, ऑस्मो का वर्ड निकला है ऑस्मोलाइट से, एंड ऑस्मोलाइट्स मींस सॉल्यूट्स। ऑस्मो रेगुलेशन सॉल्यूट की और वाटर की रेगुलेशन का नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। आपकी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स भी हो, कुछ भी हो, उनके अंदर पानी और सॉल्ट्स के बैलेंस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इससे पीछे हम हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स में देख के आए। एनिमल्स में पर्टिकुलरली दो ग्रुप्स हो जाते हैं जब हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात करते हैं। पहला ग्रुप आपके पास होता है फ्रेश वाटर का, और दूसरा ग्रुप होता है मरीन वाटर का, यानी नमकीन पानी में रहने वाले। मुझे प्यारे बच्चे बताओ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ऑस्मो रेगुलेशन का किसको होगा? एक्वाटिक में फ्रेश वाटर या फिर मरीन वाटर, किसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी पानी और सॉल्ट को बैलेंस करने में? एक्वाटिक या फ्रेश? एक्वाटिक या फ्रेश? जल्दी मेरा बेटा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी? थोड़े मुश्किलात का सामना किसको करना पड़ेगा? एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में फ्रेश वाटर को या मरीन ऑर्गेनिजम्स को? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स या मरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स, किसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी? सर मरीन को होगी, क्योंकि वो रही ऐसी सिचुएशन में रहे जहां पर सॉल्ट ही सॉल्ट है बाहर। अब बॉडी के अंदर भी सॉल्ट को, पानी को बचा के रखना है, ज्यादा बाहर ना निकल जाए, और आपके पास एक्सक्रीशन भी करनी है कि ज्यादा सॉल्ट ना चला जाए। तो कई सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर सबसे पहली चीज जो हम नोट करते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर होती है, यानी फ्रेश वाटर के अंदर किस तरह से आप ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हो। अब उसके अंदर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेश वाटर में या वाटर के अंदर जनरली हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्स्ट्रा वाटर जो इनके पास होता है उसको ये पंप आउट कर देते हैं यूजिंग अ थिंग नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को इस्तेमाल करते हैं। आपने अमीबा के अंदर पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के साथ, फूड वैक्यूल्स के साथ भी है स्ट्रक्चर नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके अंदर सारा कचरा भरा होता है, पानी होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, वो सारा बाहर चला जाता है सेल से। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, लाइक यूग्लिना, समथिंग लाइक दैट, या पैरामीशियम, वो यूजुअली क्या करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को यूज करते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को यूं पिचकाते हैं और आपके पास पानी सारा बाहर चला जाता है। दूसरी चीज, इसमें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अगर देख लें तो हमारी फिशेज आ जाती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये क्या करते हैं कि ये आपके पास डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। डाइल्यूट यूरिन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो पानी है बॉडी में वो ज्यादा, जरूरत से ज्यादा होगा, तो वो उसको पानी को बाहर निकाल देते हैं। अब देखो मेरी बात को समझना, एक ऐसी मछली जो एक ऐसे पानी में रह रही है जहां पर नमक कम है, जहां पर नमक कम है, मुझे ये बताओ कि उसको अपनी बॉडी के लिए, सवाल गौर से सुनना, उसको अपनी बॉडी के लिए नमक ज्यादा जरूरी है या पानी? एक ऐसी मछली जो एक ऐसी जगह पे रह रही है जहां पर नमकियात कम है, पानी ज्यादा है, ऐसी मछली अपने लिए अपने अंदर क्या चीज स्टोर रखेगी, पानी या नमक? चलो बच्चों बताओ इसके बारे में। सर नमक स्टोर करके रखेगी, क्योंकि बाहर नमक कम है, तो वो अगर नमक ऐसी जाया करना शुरू कर दे तो नमक कहां से मिलेगा? सॉल्ट तो जरूरी होता है ना एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। तो व्हाट दिस फिश एक्चुअली डू कि वो नमक को स्टोर करके ज्यादा यूरिन बाहर निकालती है, और ज्यादा यूरिन के अंदर सॉल्ट्स ना होने के बराबर होते हैं। ज्यादा यूरिन बाहर निकलना मींस डाइल्यूटेड यूरिन बाहर चला गया, पानी बाहर से वैसे ही अबंडेंट अमाउंट में आ रहा है, सॉल्ट्स की कमी है, सॉल्ट को स्टोर करेंगे, पानी सारा बाहर निकाल देंगे, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरी चीज, लॉस ऑफ सॉल्ट इज कंपनसेटेड बाय एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट्स। एक्टिव अपटेक क्या होती है? हमारे पास अगर बिलफर्ज सॉल्ट कम हो भी जाए किसी वजह से, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ये याद रख लेना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप में से कोई जानते हैं क्या होती है? आप 9th में शायद पढ़ के आए हो।
दूसरी तस्वीर भी ऐसी, सर दोनों तो तस्वीर आपने सेम बनाई है, बनाई सेम है। खदीजा कह रही है सर मॉलिक्यूल्स ग्रो लोअर टू हायर यूजिंग एन इनपुट ऑफ एनर्जी। एग्जैक्टली ऐसा ही है, एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है। डायरेक्शन नोट करना आप। हमारे पास लेट सपोज दो चीजें। पहली चीज, अगर तो मेरे पास मॉलिक्यूल की मूवमेंट्स ऐसी है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इसको हम कहते हैं पैसिव मूवमेंट ऑफ लाइक मॉलिक्यूल्स, पैसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट हो रही है, इसको कहते हैं पैसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये उस वक्त होता है कि जब फॉर एग्जांपल मैंने परफ्यूम लगाया, अब परफ्यूम लगाया ना मैंने, तो जो मॉलिक्यूल्स थे वो ज्यादा मेरे ऊपर आ गए। अब यहां से मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करेंगे कमरे में, पूरे कमरे में। तो मुझे बताओ मॉलिक्यूल्स ऑफ परफ्यूम मेरे ऊपर ज्यादा थे, कमरे पे ज्यादा थे? कहां ज्यादा थे मॉलिक्यूल्स ऑफ परफ्यूम? कमरे में ज्यादा थे या मेरे ऊपर ज्यादा थे? बोलो बोलो बोलो, कमरे में ज्यादा या मेरे ऊपर ज्यादा? जब मैंने स्प्रे किया तो मॉलिक्यूल्स मेरे ऊपर ज्यादा होंगे परफ्यूम के, या कमरे में ज्यादा होंगे? मेरे ऊपर ज्यादा होंगे। मेरे ऊपर से कमरे में जाना हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है। ये क्या कहलाएगी? पैसिव मूवमेंट। आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर। ये क्या कहलाएगी? पैसिव मूवमेंट। और पैसिव मूवमेंट की एग्जांपल में डिफ्यूजन आ जाती है। डिफ्यूजन का तो नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। डिफ्यूजन आ जाती है इसके अंदर पैसिव मूवमेंट में। कोई एनर्जी खर्च नहीं हुई, स्प्रे किया यूं हवा में फैल गई, ऐसा ही ना? अच्छा, ये मूवमेंट देखो। अब अगर कभी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसी हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी हो? ऐसी, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ये आपके पास क्या कहलाती है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। मसला ये है कि ये हो सकती नहीं है। इसके लिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है एनर्जी। एनर्जी लगती है तो लोअर से हायर की तरफ आपके पास मूवमेंट होती है। इसलिए चूंकि इसमें एनर्जी लगती है तो ये प्रोसेस आपके पास कहलाता है एक्टिव प्रोसेस। क्या कहलाता है भाई? एक्टिव प्रोसेस। विद द एक्सपेंस, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज नोन एज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या किसी बच्चों को यहां तक प्रॉब्लम है? कोई मसला है? कोई टेंशन परेशानी? बोलो मेरा बेटा। ये वाला फिनोमेना आमतौर पे इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करो, क्या बाहर सॉल्ट ज्यादा था? जो मछली फ्रेश वाटर में रह रही थी वहां सॉल्ट ज्यादा कहां था? मछली के अंदर या मछली के बाहर? जो मछली फ्रेश वाटर की थी उसमें सॉल्ट ज्यादा कहां थे? मछली के अंदर, मछली के बाहर? मछली के अंदर ज्यादा सॉल्ट्स थे। जब मछली में ज्यादा सॉल्ट्स थे और बाहर कम थे, तो उसको अगर बाहर से सॉल्ट्स लेने भी हैं तो कौन सा प्रोसेस यूज करेगी? नीचे वाला, ऊपर वाला? कौन सा प्रोसेस? नीचे वाला, ऊपर वाला प्रोसेस। अगर उसने सॉल्ट्स बाहर से लेने भी हैं तो वो कौन से फिनोमेना को यूज करेगी? ऊपर या नीचे? एक्टिव प्रोसेस को, नीचे वाले प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाएगा, एक्टिव प्रोसेस को। क्योंकि मछली में पहले से अंदर ज्यादा थे सॉल्ट्स, बाहर से उसको और चाहिए, बाहर अंदर के मुकाबले में कम है, तो जो सॉल्ट्स अंदर आएंगे वो एक्टिवली आएंगे, एनर्जी को यूज करके आएंगे। मेरी बात बच्चों को क्लियर हो गई भाई? मेरी बात क्लियर हो गई? तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का प्यारे बच्चों मतलब ये हुआ कि हमारे पास अपटेक ऑफ सॉल्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होगी। दैट इज वी गोना यूज एनर्जी टू ड्राइव दोस सॉल्ट्स इनटू द सेटअप। क्लियर हो गई बच्चों मेरी बात? आगे चलते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन वाटर, वो ऑर्गेनिजम्स जो मेरीन वाटर में यानी नमकीन पानी में रहते हैं, उनकी ऑस्मोरेगुलेशंस कैसे होंगी उनको भी जरा एक नजर देख लेते हैं। तो उनकी ऑस्मोरेगुलेशन के लिए मैंने आपके सामने यहां पर 3 चीजें रख दी हैं। अब जो मरीन वाटर होता है उसमें ऑर्गेनिजम्स 3 तरीके के एग्जिस्ट करते हैं। 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। उनकी कुछ तस्वीर, उनकी कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर मैंने बना भी दी ताकि आपको एक नजर में समझ में आ जाए जब कभी हम इसका नाम लेंगे। तो हमारे पास एक चीज सबसे पहले वाली वो होते हैं बोनी फिशेस। बोनी फिशेस, बोनी फिशेस कौन सी होती हैं भाई? नाम लेना शुरू करो। रोहू, पल्ला, और कौन सी होती है? और कौन सी? पापलेट है ना,
और आपके पास हो गई कैटफिश नहीं, आपकी हो गई वो टूना फिश हो गई, ठीक है, ट्राउट हो गई, ट्राउट मछली, सवात वगैरह की तरफ कोई गया और ट्राउट मछली मिलती है वहां पर। अच्छा, इस तरह से और हमारे पास और कौन सी होती हैं, और कौन सी बोनी फिशेस होती हैं, ये जनरली वो बोनी फिशेस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने घर वर में लाने के लिए। कुछ इसमें से समंदर के पानी की होती हैं, कुछ इसमें से दरिया के पानी की होती हैं। लेकिन टूना तो बड़ी मशहूर है कि वो बोनी फिश है, जो हम आमतौर पर हम खाते भी हैं, शार्क वगैरह भी खाती है उसको, वो बोनी फिशेस होती हैं। बोनी फिशेस का तरीकेकार क्या होता है सॉल्ट्स को कंजर्व करने का? मेरे प्यारे बच्चों, उसको नोट डाउन कर लो पॉइंट वाइज अपने पास दिमाग में बिठाने के लिए। पहली चीज ये, उनके अंदर सॉल्ट कम होता है बॉडी में। बोनी फिशेस ने ये एक नया तर्ज अमल इस्तेमाल किया है कि उन्होंने अपने अंदर सॉल्ट्स कम रखे हैं, बहुत बाहर के मुकाबले में सॉल्ट्स कम रखे हैं बाहर के मुकाबले में, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अब आपके पास वो पानी को अपने अंदर खींचना शुरू करते हैं, एक्टिवली पानी को हासिल करते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, बात को समझना, जब मछली के अंदर सॉल्ट कम है तो क्या ज्यादा है? अगर मछली में सॉल्ट कम है तो क्या चीज ज्यादा है, पानी या कुछ और? सॉल्ट कम, पानी ज्यादा। पढ़ा भी था ना पीछे की क्लासेस के अंदर, वो जो सॉल्यूट का मैंने चोर चोर और खजाने वाली कहानी सुनाई थी आप लोगों को। मेरे साथ हो सारे बच्चे, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, तो अगर सॉल्ट कम है सेल में तो ऑटोमेटिकली पानी ज्यादा हो जाएगा, ठीक। अगर पानी मेरे सेल में ज्यादा है और मुझे बाहर से और पानी लाना है, यह बात याद रखते हुए कि मैं हूं जिस पानी में, उस पानी में सॉल्ट बहुत ज्यादा है, जिस पानी में हूं उस पानी में सॉल्ट ज्यादा है, मेरे अंदर पानी ज्यादा है, ठीक। तो मुझे बताओ, पानी को दाखिल करने के लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होगी? कीपिंग दिस इन माइंड के मेरे अंदर सॉल्ट कम पानी ज्यादा, बाहर सॉल्ट ज्यादा पानी कम, तो मेरे अंदर अगर पानी आना है तो एक्टिवली या पैसिवली? बहुत आसान सवाल है, एक्टिवली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, बच्चे जाग रहे हैं। तो पानी को एक्टिवली मैं दाखिल करूंगा अपने अंदर विद द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास अगर सॉल्ट ज्यादा होता तो पानी ऑटोमेटिकली आ जाता, लेकिन मैंने सॉल्ट अपने अंदर रखा नहीं है। सॉल्ट मैंने क्यों नहीं रखा? क्योंकि सॉल्ट को मैं सिक्रीट कर रहा हूं भाई। सॉल्ट को किस चीज से सिक्रीट कर रहा हूं? सॉल्ट को मैं स्पेसिफिक ग्लैंड्स के जरिए सिक्रीट कर रहा होता हूं। सॉल्ट को मैं स्पेसिफिक ग्लैंड्स के जरिए सिक्रीट कर रहा होता हूं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं यानी जो फिशेस हैं, बोनी फिशेस जो हैं, वो सॉल्ट बॉडी से बाहर निकालती हैं, या तो किसी सॉल्ट ग्लैंड के जरिए या किसी और तरीके से, बट उनका मकसद ये है कि पानी ज्यादा हो जिस्म में और नमकियात बॉडी से बाहर निकलती रहे। मुझे बताओ, ऐसे इंडिविजुअल का, बोनी फिशेस का यूरिन जो है उसमें सॉल्ट ज्यादा होगा या वाटर ज्यादा होगा? बोनी फिशेस का जो यूरिन है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो सॉल्ट ज्यादा रखेगा या पानी ज्यादा रखेगा? बोनी फिशेस का सॉल्ट ज्यादा। वेरी गुड बच्चों, प्यारे बच्चों, वेरी गुड। आपके पास चूंकि उसका मकसद हयात है पानी अंदर रखना और नमक बाहर निकालना, तो उसको जो तरीका समझ में आएगा उससे वो नमक बाहर निकालेगा। और यूरिन के जरिए भी नमक बाहर निकालना है तो सॉल्ट वाटर यानी सॉल्ट ही आपके पास ज्यादा होगा, उसका यूरिन कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। बात समझ गए? अब चलते हैं इसके उल्टे सिचुएशन के ऊपर, कार्टिलेजिनस फिश की तरफ। कार्टिलेज क्या होता है? कुरकुरी हड्डी, ये वाली, ये कान की होती ना, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं, कुरकुरी हड्डी होती है। कार्टिलेजिनस फिश के अंदर दो बड़ी कॉमन एग्जांपल्स हैं कार्टिलेजिनस फिश की। एक तो जो पीछे बनी हुई है, कौन सी वाली भाई? शार्क। शार्क इज अ कार्टिलेजिनस फिश। शार्क की बॉडी के अंदर बोन्स नहीं होती, बल्कि पूरा सिस्टम कार्टिलेज, कुरकुरी हड्डी से बना हुआ होता है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं स्टिंगरे। स्टिंगरे देखी किसी ने? और डॉल्फिन फिश नहीं है, डॉल्फिन तो एम्फीबियन, वो है मैमिल, है मैमिल। डॉल्फिन इज अ मैमिल। व्हेल, डॉल्फिन, पोर्पोइज और बेलुगास आपके पास वो मैमल्स हैं। कार्टिलेजिनस फिश में पहली एग्जांपल आई थी शार्क की, दूसरी एग्जांपल आई थी स्टिंगरे की। स्टिंगरे देखी किसी ने? वो एक बड़ा मशहूर, एक जमाने में, पता नहीं तुम लोग थे उस वक्त के नहीं थे दुनिया में,
एक बड़ा मशहूर आपके पास वो था, एक क्या कह सकते हैं उसको, एनिमल प्लेनेट पे आता था, स्टीव इरविन नाम था उसका, स्टीव इरविन, ऑस्ट्रेलियन, जिसको स्टिंग रे ने सीने पे अपना वो मारा था स्टिंग, और उसमें वो लाइक पॉइजनस होता है, उससे डेथ हो गई थी उसकी, बड़ा मशहूर है, क्रोकोडाइल हंटर के नाम से बड़ा मशहूर बंदा है। स्टिंग रेज आपके पास होती हैं, है ना, तो वो आमतौर पे कार्टिलेजिनस होती हैं। शार्क्स एंड स्टिंग रेज आर कार्टिलेजिनस फिशेस। नाउ इनकी क्या खास बात है, ये आपके पास दे हैव हाई सॉल्ट्स बाय स्टोरिंग यूरिया, इनकी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा होते हैं क्योंकि ये अपनी बॉडी में यूरिया वगैरह को स्टोर करके रखते हैं। अब देखो बोनी फिश के अंदर सॉल्ट कम था, कार्टिलेजिनस फिश में सॉल्ट ज्यादा था, एक ही इंवायरमेंट में रह रहे हैं, बस अपने मजे की बात है कि किसी का कुछ और टेस्ट है, किसी का कुछ और टेस्ट है, किसी को सॉल्ट रखना पसंद है, किसी को सॉल्ट रखना नहीं पसंद, लेकिन स्पेसिफिसिटी होगी, बोन फिशेस कम सॉल्ट, कार्टिलेजिनस फिशेस ज्यादा सॉल्ट, ठीक है। और ज्यादा सॉल्ट्स भी क्यों है, क्योंकि यूरिया आपके पास जो है वो एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है, एक्सक्रीटिव मटेरियल होता है, जो कि असल लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉल्ट, यूरिक सॉल्ट्स होते हैं, वो बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास इतना ज्यादा जो है वो यूरिया या आपके पास जो सॉल्ट कंटेंट है वो आता कहां से है, तो ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है ना, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं आपके पास, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये कहां से बनता है, पहले तो समझना जरूरी है कि बनता कब है। ये यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, आपको पता है तीन जो है वो हमारे वो हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं यूरिया, ठीक है, फिशेस कुछ प्रोड्यूस करती है अमोनिया, हमारे जो कॉकरोच वगैरह है वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये तीनों के तीनों नाइट्रोजन से बने हुए वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये आते पता है कहां से हैं, ये आते हैं मीट से। मीट से गोश्त जो होता है ना वो ज्यादा यूरिया या नाइट्रोजनस वेस्ट बनाने में हेल्प करता है। उसकी वजह यह है कि इस मीट के अंदर होता है प्रोटीन, प्रोटीन की ब्रेकडाउन से जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप निकलता है आपके पास अलग से, वो नाइट्रोजन वाला ग्रुप अल्टीमेटली यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और ये तीनों के तीनों वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट समझ पा रहे हो मेरा? तो मोर मीट मीन्स मोर नाइट्रोजनस वेस्ट इनसाइड द बॉडी। तो मीट को जरा देखभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही पावले बावले हो जाएगा, गोश्त ही खाए जा रहे हैं और जिंदगी में कुछ और चीज खाने को है नहीं। उससे कई सारे यूरिया बेस्ड, यूरिक एसिड बेस्ड यूरेट्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर, जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो जरा देखभाल के खाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पानी भी फिर साथ साथ ज्यादा पीते रहे ताकि बॉडी से वॉश ऑफ होती रहे, इस तरह की चीजें। तो ज्यादा सॉल्ट्स, कम सॉल्ट्स। अब आ जाते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स पे। ऑस्मो कन्फॉर्मर, ऑस्मो कन्फॉर्मर का मतलब होता है कि इनका ऑस्मोटिक रेगुलेशन कंफर्म्ड होती है, दे आर वेरी कंफर्टेबल, दे आर कंफर्म्ड विद देयर ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ऊपर नीचे नहीं करते चीजों को। मिसाल के तौर पे जो बाहर का सॉल्ट होगा वही इनकी बॉडी का सॉल्ट भी होगा, यानी अगर बाहर मौजूद है आपके पास 100 मिलीमोलर सॉल्ट, तो इनकी बॉडी के अंदर भी होगा 100 मिलीमोलर सॉल्ट। फिक्स करके रखते हैं, ये नहीं कि ना ज्यादा ना कम, ना फिक्स, बिल्कुल बराबर, जिसको हम आइसोटोनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। तो दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्ट्स, जितना सॉल्ट बाहर होगा उतना सॉल्ट इनके अंदर होगा, फिक्स प्लेन पे होता है, ना ज्यादा ना कम। क्लियर हो गई बात? अब जब अंदर भी सॉल्ट उतना ही, इतना बाहर सॉल्ट है, तो इनको ऐसा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती कि भाई कंसंट्रेटेड यूरिन निकालो, डाइल्यूट यूरिन निकालो, ये करो वो करो, इन मसलों में पड़ते ही नहीं सिरे से। चिल लाइफ गुजार रहे हैं, अपनी कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है इनको किसी चीज की। एग्जाम्पल्स क्या होती हैं इनकी? इनकी एग्जाम्पल में मैंने यहां पर बनाया हुआ स्टार फिश बनी हुई है। दिस इज अ स्टार फिश ऑन अ रॉक, ऑन अ कोरल बेड बैठी हुई है। स्टार फिश एक्चुअली नॉट अ फिश, फिश नहीं होती स्टार फिश। तो स्टार फिश जो है वो एक अलग ग्रुप से बिलोंग करती है, हम पढ़ेंगे कभी आगे जाके कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है। स्टार फिश की खास बात ये कि ना तो ये स्टार जैसी होती है ना ये फिश होती है, ठीक है। और आपको पता है कि स्टार जो है वो कैसे दिखते हैं, स्टार्स कैसे होते हैं, गोल होते हैं। जैसे हमारा सन है ना, स्टार है, गोल है, तो ये ट्रायंगल थोड़ी होता है, डायमंड शेप थोड़ी होता है कोई स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला हमने स्टार बना दिया उसको, तो देख के उसको भी नाम स्टार फिश रख दिया। समझ रहे बात को?
तो ये स्टारफिश की एग्जांपल होती है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की, और मैंने कहा कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो कि ऑस्मो रेगुलेशन के एतबार से इंतहाई कंफर्टेबल लाइफ गुजारते हैं। जितना बाहर का सॉल्ट होगा, वाटर होगा, वो इनका हो जाएगा, ज्यादा होगा बाहर इनका भी ज्यादा हो जाएगा, वहां बाहर कम होगा इनका भी कम, इनको टेंशन ही नहीं होती किसी चीज की। और उसमें एग्जांपल दी स्टार फिशेस की कि स्टार फिश ऐसे होते हैं, कुछ किताबों में जेली फिश का जिक्र भी आता है कि वो भी आपके पास ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं, उनको भी ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या सॉल्ट है अंदर क्या सॉल्ट है, दे हैव नथिंग टू डू विद दैट, तो कोई टेंशन उनको होती ऐसा नहीं है। तो तीन चीजें हमने देख ली मरीन वाटर के अंदर, एक बोनी फिशेस ज्यादा पानी, एक कार्डिलेजियस फिश ज्यादा सॉल्ट, तीसरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ज्यादा सॉल्ट ना कम सॉल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे पॉइंटर्स मेरा बेटा याद रखा करो, रट्टे मारने से तो पेपर निकल जाता है लेकिन चीजें भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी करके तोड़ तोड़ के याद रखोगे, बहुत आसानी हो जाएगी लाइफ के अंदर आपके पास।